कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम अभी 2 दिन से आपके नया लेसन स्टार्ट किया था, हमने कोण और रेखा, उसके मैंने आपको बहुत सारी परिभाषाएं लिखाई। आज उसी कड़ी के अंदर आगे कुछ परिभाषाओं को लिखते हैं और कोणों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज सबसे पहले जो कोण लेंगे हम, वो है आसन कोण। आसन कोण। तो हम जो भी 2 दिन से जो परिभाषाएं की थी और अब जो हम परिभाषाएं कर रहे हैं, आपको ये परिभाषाएं पूरी याद करके अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि जब पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दे रखे हैं आपके, उसके अंदर आपको एक प्रकार का एक चित्र दे रखा होगा इस प्रकार से, और यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं 4, यहाँ बन रहे हैं 4, यानी 8 कोण बन गए। तो आपको ऐसा प्रकार का चित्र दे रखा होगा और इसके अंदर आपको सभी प्रकार के कोणों के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको अगर परिभाषा याद होगी, जो परिभाषा हम लिखेंगे वो परिभाषाएं अगर आपको याद होगी, तब तो आप तुरंत इस चित्र को देख के और अपने परिभाषा के अनुसार उसको दिमाग में रख के आप बता सकते हो कि कौन सा कोण कौन सा है। अगर आपको परिभाषा याद नहीं और सीधा आपको चित्र दे दिया, पूछे बताओ इसके अंदर आसन कोण कौन सा होगा, रेखिक युग्म कोण कौन सा होगा, तो आप बताने में समर्थ नहीं होंगे। तो इसलिए जो परिभाषाएं आपको लिखाई गई है या जो लिखवा रहे हैं, उनको याद करना है और उनको बार बार करने का अभ्यास करना है। अब जैसे हम आसन कोण की बात कर रहे थे, तो आसन कोण क्या होता है? तो देखिए, आसन कोण आसन कोणों में उभयनिष्ठ, क्या लिखा है? उभयनिष्ठ शीर्ष और आसन कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। नंबर 1, आसन कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष होता है और उभयनिष्ठ भुजा होती है, परंतु कोई भी अंतः बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है, अब आपको इस परिभाषा को समझना है। सबसे पहले तो एक नाम आया इसके अंदर, उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कि ऐसी आकृति, ऐसी वस्तु जिसके पृष्ठ एक ही हो लेकिन वो 2 बराबर भागों में बांट रहा हो। जैसे मान लीजिए ये अपना एक कमरा है, क्या है? एक कमरा है। अब हमने बीच में इसके एक दीवार खींच दी, क्या खींच दी? दीवार, यानी पार्टीशन डाल दिया, तो 2 कमरे बन गया, 1 और 2। अगर हम इसकी दीवारों की गणना करें तो मान लीजिए मैंने लिखा A, B, C, D, ये पहला कमरा हो गया। दूसरा लिख दिया मैंने यहाँ E और यहाँ F। अब देखिए ये B और C जो है, ये भुजा यानी ये दीवार दोनों कमरों के साथ में गिनी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है। और इसी प्रकार से कोई कॉमन होती है तो उसको हम गणित की भाषा में उभयनिष्ठ बोलनी जाती है। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। तो इसी प्रकार आपको यही देखना है कि जिस आकृति में उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा होती है परंतु कोई अंतर बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता, वह आसन कोण कहलाता है। जैसे ये आकृति बनाई गई है,
यहाँ ए, ये बी ओ सी। अभी आकृति देखिए। अब इसके अंदर अगर मैं आपको कोणों के नाम लिखूं तो आप क्या लिखोगे? तो पहला कोण आपका ये रहा, दूसरा कोण यानी ये कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2, इसको हम नाम लिखेंगे ए ओ सी, यानी ए ओ सी। दूसरा कोण है बी ओ सी, बी ओ सी। अब इसमें देखिए सबसे पहले आया था उभयनिष्ठ शीर्ष। क्या आया था? उभयनिष्ठ शीर्ष। शीर्ष क्या है इसका? ओ। ये दोनों के अंदर है, देखिए इसमें भी ओ है, ये रहा ओ। अब उभयनिष्ठ भुजा, भुजा देखिए ये इसके अंदर ओ से लेके सी, यानी ये वाली भुजा जो है ओ और सी, कोण नंबर 1 में भी कोण नंबर 2 में भी पूरा आया हुआ है ओ सी ओ सी। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है वह आसन कोण कहलाती है। अब आपको इसको चित्र को पहचान कर आसन कोण की गणना करनी है, कौन सा आसन कोण है या नहीं है। अब इसके अंदर एक खास बात और होती है इसकी कि ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे से संलग्न होते हैं, साथ में जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये रेखा के द्वारा दोनों कोण आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आसन कोण। अब दूसरा है आपका रेखिक युग्म कोण। अभी रेखिक युग्म कोण क्या होता है? रेखिक युग्म कोण देखिए इसको, एक रेखिक युग्म ऐसे, एक रेखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है, आसन कोणों का युग्म होता है। अब रेखिक युग्म और आसन कोण लगभग दोनों एक जैसे ही है, तभी इसके अंदर लिखा है मैंने कि एक रेखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है। आसन कोण मतलब जो हमने पढ़ा अभी, लेकिन इसमें एक फर्क होता है, उस एक फर्क की वजह से ये रेखिक युग्म कोण कहलाता है, न कि आसन कोण। अब वो फर्क क्या है कि जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। यानी इसमें तो कह रहा था कि भुजाएं क्या होती है? उभयनिष्ठ भुजा होती है, और ये कह रहा है इसकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती है। विपरीत दिशा में होती है। अब जिसमें ये उभयनिष्ठ भुजा है, शीर्ष उभयनिष्ठ हो गया, इनकी भुजाएं उभयनिष्ठ है सारी, यानी विपरीत दिशा में नहीं है, सारी एक ही दिशा के अंदर है। देखिए क्या है? एक ही दिशा के अंदर है। जैसे मैं अगर एक कोण चित्र बनाऊं यहाँ पे एक, यानी इस प्रकार से चित्र बनाया मैंने, मान लीजिए, और इसके बीच में एक रेखा आ गई उभयनिष्ठ रेखा, तो कहने का मतलब ये सारी एक ही तरफ है उभयनिष्ठ रेखा, कोई विपरीत दिशा के अंदर नहीं है। तो इसी प्रकार आसन ये रेखिक युग्म के अंदर होते तो आसन कोणों का युग्म है, लेकिन ये भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती, विपरीत दिशा में होती है। कैसे? वो देखिए इधर, ये एक रेखा और यहां मैंने एक रेखा बनाई, यहां लिख दिया मैंने ए ओ बी, ये कोण बना दिया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब इसमें देखिए रेखा सीधी एकदम,
क्या है, सीधी। अब इस आकृति को देखिए और इस आकृति को देखिए। अब इसमें जो फर्क क्या लग रहा है आपको, यही कि ये जो रेखाएं हैं सारी विपरीत दिशा में जा रही है सारी। ये देखिए ऊपर क्यों निकल गई, ये दाएं निकल गई, ये बाएं निकल रही है। अब इसमें देखिए सारी लगभग एक ही, आपको ऐसे ही लग रहा है कि सारी की सारी एक ही दिशा के अंदर हो रही है। तो ऐसी आकृति जो होती है वह रेखीय युग्म कोण कहलाता है। और ये रेखीय युग्म कोण और ये आसन कोण दोनों संपूर्ण कोण ही होते हैं, क्योंकि सरल रेखा होती है और सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री की होती है। इन दोनों की यही पहचान है कि आसन कोण के अंदर शीर्ष और भुजा उभयनिष्ठ होती है। इसके अंदर रेखा जो भुजाएं होती है वो सारी उभयनिष्ठ नहीं होती है, विपरीत दिशा में होती है। अब नंबर 3, अब अगला कोण है शीर्ष अभिमुखी कोण। शीर्ष अभिमुखी, इसको हम सम्मुख कोण भी बोलते हैं। सम्मुख कोण, शीर्ष अभिमुखी। शीर्ष अभिमुखी का मतलब, शीर्ष का मतलब तो बताइए आपको, शीर्ष मुखी मतलब आमने सामने, मुंह के सामने, और सम्मुख का मतलब ही, मुख मतलब मुंह होता है, स मतलब सामान्य, यानी जो कोण अपने आमने सामने बन रहे हैं उसको शीर्ष अभिमुखी कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब दो रेखाएं आपस में, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, एंड दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो इसको समझना यहां पे, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं उसके अंदर ही, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। सामान्यतः आपको जो अंग्रेजी का जो अपने अक्षर होता है एक्स, इस प्रकार से जो क्रॉस बनता है, जब दो रेखाएं आपस में काटेगी तो क्रॉस की आकृति बनती है। जैसे मान लीजिए मैंने दो रेखाएं, एक रेखा खींची और इसको मैंने ऐसे काटा, तो काटने पे ये देखिए यहाँ पर एक आपको ऐसे लगेगा कि एक्स की आकृति है। क्या है ये? एक्स की आकृति, इसलिए मैंने लिखा है सामान्यतः यह अक्षर एक्स के, सामान्यतः ये अक्षर एक्स की तरह दिखाई देता है, एक्स की तरह दिखाई देता है। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो इससे बनी आकृति में सम्मुख कोणों के दो युग्म बनते हैं, दो युग्म बनते हैं या होते हैं। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो इससे बनी आकृति में सम्मुख कोणों के दो युग्म बनते हैं, उन्हें शीर्ष अभिमुखी या सम्मुख कोण कहते हैं। तो अभी परिभाषा क्या देखी आपने कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, सामान्यतः ये एक्स की तरह दिखाई देती है, इसकी तरह, एक्स की तरह, और इससे बनी आकृति सम्मुख कोणों के दो युग्म होते हैं,
जो शीर्ष अभिमुखी कोण कहलाते हैं। अब इसको मैं आपको चित्र के द्वारा समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखना इसको। अब जैसे दो रेखाएं, मान लीजिए रेखा L, ये एक रेखा काटी, इसको मैंने नाम दे दिया रेखा M। अब ये दोनों रेखाएं काट रही है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये किसकी आकृति की तरह दिखाई देता है, X की तरह। अब देखिए आपको अंग्रेजी का X दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इससे जो आकृति बनी है, तो इसके जो ये आमने सामने वाला कोण है, जैसे इसके सामने ये वाला कोण, इसके सामने ये वाला कोण, यानी सम्मुख कोणों के दो युग्म बनते हैं, जैसे हमने लिखा भी यहाँ पे। तो मान लीजिए इसको मैंने नाम दिया 1 2, ये हो गया 3 और 4, ये 4 बने। तो इसके अंदर जो सम्मुख कोणों के जो युग्म होते हैं वो शीर्ष अभिमुखी कोण कहलाते हैं। जैसे कोण 1 के सामने कोण 2 और कोण 3 के सामने कोण 4, यानी ये दो युग्म बन गए इसके। तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, शीर्ष अभिमुखी कोण या सम्मुख कोण। और इन कोणों के जो मान होते हैं, यानी ये कोणों के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। मान लीजिए अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा। तो आज हमने 3 कोण देखे, आसन कोण, रेखिक युग्म कोण और शीर्ष अभिमुख कोण। इन परिभाषाओं को अपने कॉपी में नोट करना है। और मैं जैसे मैंने कहा, अगर ये परिभाषाएं अगर याद होगी तब तो आप चित्र को देखकर बता सकते हो कि कौन सा कोण कहाँ पर है। तो इनका बार बार आपको अभ्यास करना है, समझना है और अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।